अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और ये है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन मींस एयर पॉल्यूशन। ओके, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं उनमें से फर्स्ट टाइप मींस ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, इसको डिस्कस किया है। ओके, आज हम इस ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के जो नेक्स्ट टाइप हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, या इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको डिस्कवर्ड किया था फोरियर ने। किसने? फोरियर ने। और ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म को प्रपोज किया था किसने? अरेनियस ने। समझे ना बच्चों कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको तो डिस्कवर्ड किया था फोरियर ने और इस टर्म को प्रपोज किया था अरेनियस ने। अब हम आते हैं कि ये होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखो बच्चों, हमारी जो अर्थ है वो टोटल जो सोलर रेडिएशंस हैं मींस जो सोलर एनर्जी है उसका लगभग 75% पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ गए ना कि जो हमारी अर्थ है इसमें जितना भी रेडिएशंस आ रहा है, सोलर रेडिएशंस या हम कहें सोलर एनर्जी, उसका 75% हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद जो बचा 25% उसको क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ये जो 25% रिफ्लेक्ट होता है वो ऐसा नहीं होता कि टोटल का टोटल 25% कहाँ चला गया? स्पेस में, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो गैसेस हैं, मेनली ग्रीन हाउस गैसेस, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या कर देती हैं? हीटेड करती हैं, गर्म कर देती हैं। इससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या बना रहता है? गर्म बना रहता है। इसी को बोला गया है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, यही डिफाइन किया है। देखो कि दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय फोरियर and term means greenhouse was coined by Arrhenius. According to this effect, अब इसमें क्या बोला गया कि अर्थ absorbed 75% of solar radiations। समझ गए बच्चों कि जो सोलर रेडिएशंस हमारी अर्थ में आ रही हैं उसका 75% तो सोलर की जो अर्थ है उसकी सरफेस एब्जॉर्ब करती है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस, बट सम ऑफ, ठीक है, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। समझ गए ना कि इसका जो 25% जो बचा हुआ है रेडिएशंस का, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है अर्थ से, उसका कुछ पार्ट ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है इसमें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, अभी मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारी अर्थ के चारों तरफ मींस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये होता क्या है। तो सीधा सा है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और इससे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मींस हीटेड हो जाती है एयर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका नेम ग्रीन हाउस क्यों पड़ा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्योंकि एक होते हैं ग्रीन हाउस जिसमें लाइट अंदर तो आ जाती है, हीट अंदर तो आ जाती है कांच के अंदर, बट बाहर नहीं निकलती।
ऐसे में क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह का इफेक्ट आप देखोगे कि हमारी अभी कार धूप में खड़ी हो, गाड़ी धूप में खड़ी हो, लाइट में, सनलाइट में, तो उसमें रेडिएशंस अंदर चली जाती हैं, बंद खड़ी हो, और जब आप उसे खोलते हैं तो आप देखते हैं एकदम उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीटेड लगती है, मीन्स गर्मी लगती है। वो भी एक किसका इफेक्ट दिखाई देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ गए ना? तो समझे बच्चों कि ये होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि इस प्रभाव को फोरियर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, और इसका जो ग्रीन हाउस नेम है उसे आरेनियस ने दिया था। इसके अनुसार पृथ्वी जो है वो सौर विकिरण का 75% भाग तो अवशोषित कर देती है, अब्सॉर्ब करती है, तथा शेष बचा भाग परिवर्तित कर देती है, मींस 25%, जिसका कुछ भाग, उस 25% का जो कुछ भाग है वो वायुमंडल की जो ग्रीन हाउस गैसेस है, अभी हम लिखेंगे कौन कौन सी हैं, लिखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, वो अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ गए ना? सिंपल सा है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की सतह से जो रिफ्लेक्टेड होकर रेडिएशंस बाहर जा रही हैं, परिवर्तित होकर जो अंतरिक्ष में जा रही हैं, उनमें से कुछ पार्ट क्या कर लेता है, हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को बोला गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए पड़ा है हरित ग्रह प्रभाव, क्योंकि एक होते हैं हरित ग्रह जो कांच से बने होते हैं, उनके अंदर लाइट या रेडिएशंस तो अंदर आ जाती है, हीट अंदर आ जाती है, बट फिर वो हीट बाहर नहीं निकल पाती उस ग्रीन हाउस से, और ऐसे में ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जस्ट ऐसा ही इफेक्ट आप देखोगे कि हमारी गाड़ी अगर धूप में खड़ी हो और बंद हो, तो आप देखोगे कि कुछ देर में अगर आप उसे खोल के देखेंगे तो आप देखोगे अंदर कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है। रीजन यही है कि हीट तो अंदर आ गई कांच से, बट वो बाहर नहीं निकल पाई। क्यों? क्योंकि वो जो कांच है वो एक प्रकार का हीट को बाहर जाने से रोक देता है, और वो भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है, हमारी कार या हमारी गाड़ी के अंदर टेम्परेचर का बढ़ जाना। ओके, तो यहां तक समझ गए। अब मैं एक डायग्राम से बताता हूं। ये है अर्थ सरफेस, ये क्या है, अर्थ सरफेस, ये रेडिएशंस आ रही है सनलाइट से। ओके, अब ये रेडिएशन जब हमारे अर्थ की सरफेस में पड़ती है, मैं इसको इस तरह से और बड़े डायग्राम से समझा दूं, यहाँ पर आपने लिख तो लिया होगा, देखो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है हमारी अर्थ। ओके, और यहां पर है ट्रोपोस्फेयर। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट लेयर इस तरह से है, ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर में CO2 और भी अदर गैसेस, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, इस तरह की गैसेस होती हैं। ओके, यहां से ये रेडिएशंस आ रही है ऐसे सनलाइट से। ओके, तो ये जो रेडिएशंस आ रही है सन से, ये रेडिएशन अर्थ में आई, इनका 75% तो क्या हो गया, 75% पार्ट तो इस अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया हीट को, और बाकी कुछ पार्ट इस तरह से क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ। तो यहां पर ये जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उसका कुछ पार्ट इस तरह से क्या कर देती हैं, फिर से रिफ्लेक्ट करके अर्थ को भेज देती है। मींस यहां पर इस एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ऐसे में यहां का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बाकी कुछ पार्ट तो स्पेस में चला गया। तो इस तरह से यहां का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, किसके कारण, इन गैसेस के कारण। तो इसी को इंक्रीज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही क्या है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि इस तरह का जो इफेक्ट है वो कांच से बने हुए कुछ हाउस होते हैं, घर होते हैं, जिनमें सनलाइट अंदर आती है, मींस उनकी हीट अंदर तो आ जाती है कांच की उस हाउस के अंदर, बट वो हीट बाहर नहीं निकलती। ऐसे में उस हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है,
और इस तरह से बिल्कुल जस्ट ऐसा ही इफेक्ट हमारा वायुमंडल भी शो कर रहा है कि ये कांच की तरह वर्क कर रहा है, हीट अंदर तो आ गई बट फिर बाहर नहीं निकल पाई। ऐसे में ही हमारे अर्थ के चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो काफी बना रहता है, हाई बना रहता है। अगर इस तरह का ये इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का जो टेम्परेचर है सरफेस का वो माइनस में चला जाता और इस तरह से कोई भी लिविंग सिस्टम जिंदा नहीं रह सकता था। समझ गए ना? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही हमारी अर्थ में जो लिविंग सिस्टम है उनके जीने का एक आधार है। ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। देखो एक ऑब्जेक्ट आता है इसमें कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड करेगी या इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। एक तो है CO2। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.5% तक CO2 है और ये कहां बनती है? रेस्पायरेशन में। जितना भी लिविंग सिस्टम है उसके रेस्पायरेशन में CO2 बनती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो फॉसिल्स फ्यूल हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और भी अदर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंबस्जन से CO2 बनती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पर जहां मेटलर्जिकल ऑपरेशन चलते हैं वहां पर भी CO2 बनती रहती है और ये सब कहां मिलती रहती है? एटमॉस्फेयर में। वैसे तो ये गैस जो है पॉइजनस नहीं है बट ये एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, मींस अच्छी हीट एब्जॉर्बर है। एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और इसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग आती है। ग्लोबल वार्मिंग समझ गए ना कि जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ का टेम्परेचर बढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 भी एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। यही लिखा हुआ है कि CO2 फर्स्ट है प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अभी बहुत सारे हैं, आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा रेस्पायरेशन है एक्सेट्रा और भी डिफरेंट सोर्सेस है CO2 के बनने के, जैसे कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन है। ओके, और ये लगभग 0.5% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एक तो ये गैस है, समझ गए बच्चों, कि जीवाश्मी ईंधन के दहन से, श्वसन क्रिया आदि से बनती है और लगभग 0.5%। दूसरी होती है CH4। CH4 जो होती है, एक तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं बच्चों, उनके इनकम्प्लीट कंबस्जन से बनती है। इसके अलावा आपने देखा होगा इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। तो जहां दलदल होता है, कीचड़ होता है, वहां पर भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके, ठीक है, ऑक्सीडेशन से भी क्या बनती है? CH4 बनती है। और ये जो है CO2 के रिस्पेक्ट में 25 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। मींस जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 से प्रोड्यूस्ड होता है उससे कहीं ज्यादा 25% ज्यादा इफेक्टिव ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन प्रोड्यूस्ड करता है? CH4। ओके, तो ये हो गया। थर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs। बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं एक तो नॉन पॉइजनस होते हैं, बहुत अच्छे, जल्दी लिक्विफाइड होने वाले, समझ गए ना? लो प्रेशर में ही क्या हो जाते हैं? लिक्विफाइड हो जाते हैं। इसके अलावा केमिकली इनर्ट होते हैं। ऐसे में इनका सबसे ज्यादा जो यूज है वो, ठीक है, वो होता है एयर कंडीशनर्स। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन में बहुत सारे चिल स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, मतलब जितना भी रेफ्रिजरेशन का सिस्टम है, ठीक है, या हम कहें कि एयर कंडीशनर सिस्टम है, उनमें इनका यूज होता है, इन गैसेस का। आपने देखा होगा जो कंप्रेसर होता है AC का, उसमें इसी गैस को भरा जाता है। इसके अलावा ये यूज होता है एयरोसॉल में, जेट फ्यूल्स में, ठीक है, ये तो बताई थी मैंने, रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है क्योंकि ये इनफ्लेमेबल नहीं होते। तो ये सारे इन जगह यूज होते हैं और ये जो होते हैं लगभग 1000 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन CO2। समझ गए ना? CO2 से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ओके, और इनका जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो कहां पड़ रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीशन।
आप देखोगे जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग हो रही है उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और इसका जो क्लोराइड होता है वही जहर है ओजोन लेयर के लिए। मतलब फ्लोरीन इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि कौन इफेक्ट डालता है? क्लोरीन, क्योंकि वो फ्री रेडिकल बनाता है और O3 को O2 में एक चेन रिएक्शन से बदल देता है, जिसके कारण ही हमारी जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है, उसका डिप्लीशन होता जा रहा है। समझ गए बच्चों कि एक तो CH4 है जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से बनता है और अन्य स्रोतों से बनता है, और CO2 से 25 गुना है इफेक्टिव है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ यूज होता है? एरोसोल में, जेट फ्यूल्स जो होता है ईंधन है, AC में यूज होता है, इसके अलावा रेफ्रिजरेशन में, अग्निशमन में ये यूज होता है। और ये जो है CO2 से CO2 से कितना? लगभग 1000 गुना या इससे भी ज्यादा क्या है इफेक्टिव है, और ये ओजोन परत अपक्षय के लिए भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट एक और बचता है, मैं पहले उसको और लिखता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो गैस है ग्रीन हाउस गैस, और ये है N2O। ये जो होती है 320 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2 के रिस्पेक्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कितना टाइम्स? 320 टाइम्स पावरफुल है। एंड अब आता है कि ये कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, तो आप देखते हैं कि प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ लाइव स्टॉक वेस्टेज, जो जैविक कचरा होता है, लिविंग सिस्टम का जो कचरा है उसके कंबस्शन से बन जाती है। इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, इनके डिकम्पोजिशन से भी बनती है सॉइल में। इसके अलावा कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इनसे बनती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ये बनती है और एटमॉस्फेयर में फ्री होती रहती है। अब आता है कि क्या समझ गए बच्चों, तो ये CO2 हो गई, CO2 से 320 गुना अधिक प्रभावी है, और ये कहाँ बनती है? जैविक कचरे के दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से भी, नाइट्रोजन उर्वरक है उनके विघटन से भी बनती है। नाइट्रोजनस जो होते हैं ये, ठीक है, फॉसिल्स जो फ्यूल्स होते हैं इनमें तो बहुत ही कम बनती है, मैनली वहां तो NO और NO2 बनती है, लेकिन इन दो से बहुत ज्यादा बनती है। एक तो ये लाइव स्टॉक वेस्टेज, इसके अलावा ये कंबस्टिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब आता है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। मींस ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक तो लिविंग सिस्टम के लिए बहुत ही यूजफुल इफेक्ट है। आज हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर जो बना रहता है लगभग स्टडी स्टेट में, मतलब एक फिक्स सा बना रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। अगर ये नहीं होता ना तो हमारी अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में आ जाता, और ऐसे में कोई भी लिविंग सिस्टम इस अर्थ में नहीं रह सकता था। तो एक तो ये बहुत ही यूजफुल इफेक्ट है, बट जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा अगर होता है तो ये बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। आज हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम देखते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ठंड कम पड़ रही है, बरसात कम हो रही है, या कहीं ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ये सब रीज़न किसके कारण है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो हम देखते हैं कौन कौन से इफेक्ट है। देखो, एक तो है इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि आज पूरी अर्थ के चारों तरफ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। रीजन यही है कि आज हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं लगातार, और इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं हम क्या? ग्लोबल वार्मिंग। रिजल्ट इनटू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। आज क्लाइमेट कंडीशंस जो होती हैं आप देखते हैं एकदम तीव्र, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, या बहुत ज़्यादा बरसात होना, यही कहलाती है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। इनके कारण ही आज हमारे मौसम में या क्लाइमेट में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तीक्ष्ण परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जहाँ ठंड कम सही रहनी थी वहाँ एकदम हाई फाई ठंड पड़ती है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लिमिट में रहनी थी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 51, 52 टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सब किसके कारण
कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ओके, नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग विल पुश ट्रॉपिक्स इनटू टेम्परेट एरियाज एंड टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट एरियाज टूवर्ड्स पोल कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेट जोन। आज आप देखते हैं कि ये जो बटे हुए हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे जो क्लाइमेट है वो अपना एक रीजन जोन बना रखा है, लेकिन आज लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देखते हैं ट्रॉपिक जोन जो है वो टेम्परेट में चेंज हो रहा है एरिया, और जो टेम्परेट है, ठीक है, वो किस में चला गया? पोल एरिया में। और आज यही इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेट जोन। तो और यही रीजन है कि आज जो पोल की जो आइस है, बर्फ है, वो लगातार क्या है? पिघलने वाली है, पिघल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां के जो टेम्परेचर फिक्स कर रखे थे, जोन बने हुए थे हमारी अर्थ के चारों तरफ, वो डिस्टर्ब हो गए, वो अच्छी तरह से बिगड़ गए। समझ गए बच्चों कि इस प्रभाव से उत्पन्न वैश्विक ताप से ट्रॉपिक एरिया जो है वो टेम्परेट एरिया में है, टेम्परेट एरिया पोल एरिया में इस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो पोल एरिया और इस तरह से ये हैं, इसी को बोलते हैं क्या? क्लाइमेट जोन की शिफ्टिंग। इसे बोलते हैं मौसम क्षेत्र का विस्थापन। इसको और डिटेल में देखना मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंक्रीज द इंफेक्शन डिसीजेस, जो कि डेंगू है, मलेरिया है, येलो फीवर है, स्लीपिंग सिकनेस है, ये ऐसी डिसीजेस हैं जो टेम्परेचर के कारण फैल रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाने के कारण फैल रही है। समझ गए बच्चों कि ये संक्रामी जो बीमारियां हैं वो इसी का इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। यहां तक नहीं। अब देखो बच्चों, जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ रहा है? वो है ग्लेशियर्स और जो पोलर आइस है, ये हाई रेट से पिघल रहे हैं। और जब ये लगातार अगर इसी तरह पिघलते रहे तो जो लो लेवल के जो एरियाज हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? पानी में डूब जाएंगे, फ्लडेड हो जाएंगे। और इसके अलावा ऐसे लैंड जो कि बहुत अच्छे हैं, फर्टाइल लैंड है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? वारेन हो जाएंगे। वारेन मतलब है एक प्रकार से बंजर हो जाएंगे। समझ गए ना? यही मैंने लिखा है कि ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस विल मेल्ट एट हाई रेट। This may lead to floating and low-lying areas all over the earth. Therefore, fertile lands may become barren land. समझ गए बच्चों कि ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ तीव्रता से पिघल रही है, जिससे निचले स्तर के क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं या हो जाएंगे, और उपजाऊ भूमि क्या हो सकती है? बिल्कुल बंजर हो जाएगी। क्योंकि अगर वहां पर सी वाटर आ गया उस भूमि में, उस लैंड में, तो वहां की कोई भी फर्टिलिटी नहीं बचेगी। तो ये था हमारा किसके बारे में? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया जो क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो आता है कि इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग लाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो आप समझ गए होंगे इसे। नोट अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं और ये है एसिड रेन, अम्ल वर्षा। ओके, तो इसको जो डिस्कवर किया था, या हमें कहीं ये जो टर्म है गिवन बाय रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट एजस, किसने दिया था? रॉबर्ट एजस ने। इसके अनुसार ये है कि जब जो रेनी वाटर है, बरसाती जो जल है, रेनी वाटर, जब इसका पीएच 5.6 से नीचे हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं क्या? एसिड रेन। समझिए बच्चों कि जो रेनी वाटर है, बरसाती जल है, जब इसका पीएच 5.6 से नीचे हो जाए तो यही कहलाती है क्या? एसिड रेन। अब आता है कि ये एसिड रेन क्यों कहलाती है, तो इसका जो रीजन है मैन, कि जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनके जो ऑक्साइड्स जो कि वाटर डिसॉल्व होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, वो वाटर से रिएक्शन करके ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। और ये ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं वो रेन के साथ ठीक है, अर्थ की सरफेस में आ जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। यही है ना कि इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट एजस व्हेन pH of rainy water has less than 5.6 is called acid rain. समझ गए बच्चों? It is due to dissolve oxides
ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन। जब ये एसिड रेन जो होती है कब होती है? जब कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो वाटर डिसॉल्व ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ मिल जाएं, क्योंकि विच आर रिएक्ट विद वाटर फॉर्म ऑक्सी एसिड्स, which these acids, when these acids come to earth surface along with rain water, therefore it is called acid rain। और ये जो बनते ही एसिड क्या हो जाते हैं किसके साथ? जो रेन वाटर है या बरसाती जल है उसके साथ अर्थ सरफेस में आते हैं। ओके, तो समझ गए बच्चों कि इसे रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, और जब क्या हो बरसाती जल का pH 5.6 से कम हो जाए तो हम इसी को बोलते हैं एसिड रेन। ये नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन इनके जो ऑक्साइड है, घुलनशील ऑक्साइड, उनके कारण पाई जाती है। ये ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बना देते हैं? ऑक्सी एसिड्स। और यही बरसाती जल के साथ कहां आ जाते हैं? भूमि की सतह पर, इसलिए इसे बोला जाता है अम्ल वर्षा। देखो कैसे, जैसे CO2 और H2 क्या बना? H2CO3, ये एक एसिड है, इस तरह से आयोनाइज्ड होता है। NO2 प्लस हाफ H2O प्लस हाफ O2 तो बना HNO3, इस तरह से H प्लस और NO3 में ब्रेक होता है। SO2 प्लस हाफ O2 H2O क्या बना? H2SO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो एसिड्स हैं आप देख रहे हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और वाटर कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, pH लेस देन 5.6 पहुंच जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? एसिड रेन। यहां तक समझ गए होंगे इसे लोग? अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो एसिड रेन होती है या इस तरह से जो एसिड या एसिडिक सब्सटेंसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उनका डिपोजिशन कैसे होता है, वो कैसे डिपोजिट होते हैं। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड डिपोजिशन। एक तो होता है वेट डिपोजिशन, आर्द्र निक्षेपण, और एक होता है ड्राई डिपोजिशन, सूखा निक्षेपण। तो देखो जो वेट डिपोजिशन है ये कैसे होता है? थ्रू रेन है, स्नो है, फॉग है, इसके थ्रू जो है आता है, और जो भी सरफेस है उसमें क्या हो जाता है? डिपोजिट हो जाता है। समझ गए बच्चों कि जो आर्द्र निक्षेपण है एसिड्स का या एसिडिक सब्सटेंसेस का, वो बरसात के द्वारा, स्नो के द्वारा या फॉग के द्वारा जब क्या हो जाए सरफेस में कलेक्ट होता है, ठीक है, डिपोजिट हो जाए, डिपोजिटेड, ठीक है, ऑन सरफेस, तब हम इसे क्या बोलते हैं? वेट डिपोजिशन। मतलब बरसाती स्नो फॉग के द्वारा किसी सतह पर इकट्ठा हो जाता है। और एक होता है कि व्हेन एसिड जो ऑक्साइड्स हैं या पार्टिकल्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और जब ये विंड द्वारा, तेज हवा द्वारा क्या हो जाए? सेटल डाउन ओवर द ट्रीज, पार्टिकल, इसके अलावा पार्टिकल्स और सॉइल्स, देन इट इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन। जब जो है जो सॉलिड या गैसेस, जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, अदर पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो विंड द्वारा, विंड मतलब तेज हवा द्वारा कहाँ आ जाए? किसी भी सरफेस पर कलेक्ट होते हैं, चाहे वो ट्री हो, किसी का आर्टिकल्स हो, या फिर कहे सॉइल हो। अगर इस तरह से इनका डिपोजिशन होता है तो हम उसे बोलते हैं कौन सा डिपोजिशन? ड्राई डिपोजिशन। जैसे आपने देखा होगा जहाँ की लाइम इंडस्ट्री, चूना पत्थर है, या जहाँ पर पाउडर बनता है मार्बल का, वहाँ देखो, या सीमेंट बनती है जहाँ पर, आप देखोगे वहाँ के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें एक वाइट सा पाउडर जमा दिखता है, बिल्डिंग्स के ऊपर पाउडर जमा दिखता है, वो सब क्या है? ड्राई डिपोजिशन का ही एग्जाम्पल है। आज ताजमहल जो है आप देख रहे हैं येलो सा हो रहा है, उसमें भी सरफेस में ड्राई डिपोजिशन भी होता है, वेट डिपोजिशन भी होता है। बरसाती जल के साथ भी एसिड आ रहा है, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वहाँ से जो स्मोक आ रहा है, उन सब के कारण भी वो डिपोजिशन हो रहा है। तो समझ गए बच्चों, जब अम्लीय ऑक्साइड कण आदि हवा के साथ बहकर पौधों की सतह पर, विभिन्न सतहों पर, या कहें भूमि की सतह पर एकत्रित होते हैं, तो इसे बोलते हैं शुष्क निक्षेपण। ऑब्जेक्ट होता है कि इनमें से किस के माध्यम से या किसके थ्रू ड्राई डिपोजिशन होता है या किसके थ्रू वेट डिपोजिशन होता है। ओके, तो ये बता दिए। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट के बारे में कि जो एसिड रेन है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बच्चों, एसिड रेन मींस एसिड की प्रेजेंस, और एसिड कहीं पर भी गिरे वो हमेशा क्या होता है? हार्मफुल होता है। देखो कैसे, अगर हम बात करें प्लांट्स में, कि इन प्लांट्स में की बात करते हैं हम, कि अगर प्लांट्स में देखें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो इनमें क्या हो सकता है
क्लोरोसिस होती है। क्लोरोसिस का मतलब है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्लोरोफिल जो है खराब होने लगता है। नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस का मतलब परिगलन होने लगता है, धीरे धीरे पत्तियां या तने जो है खराब होने लगते हैं, ठीक है। डिफोलिएशन, पतझड़ लग जाना, पत्ते जल्दी झड़ने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रोइंग पॉइंट है, जहां पर प्लांट्स के ग्रोइंग पॉइंट है, जहां से वृद्धि चल रही है, ग्रोइंग चल रही है, वो खराब हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं। समझ गए ना? ये लिखा ना कि इन प्लांट्स कॉजेस क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, डिफोलिएशन एंड डाईबैक ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स। तो एक तो ये समझ गए बच्चों क्या क्या इफेक्ट पड़ता है पौधों में। क्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, परिगलन होता है, पतझड़ आ जाता है, वृद्धि कर रहे भाग मृत हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि इट थ्रेटन्स ह्यूमन एंड एक्वाटिक लाइफ। सबसे ज्यादा इफेक्ट तो एक्वाटिक लाइफ और ह्यूमन में ही पड़ता है। अगर एसिडिक वाटर हम यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में उसका हार्मफुल इफेक्ट आएगा। इसके अलावा जो जैविक जो पानी में जीवन है, एक्वाटिक लाइफ है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है एसिड। एसिड किसी के लिए जो है वो नहीं है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो एक हार्मफुल ही है, उसका कोई विशेष यूज नहीं है एक्वाटिक लाइफ के लिए। एंड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डैमेज द रेलवे ब्रिज है, स्टैच्यूज हैं, मोनूमेंट बिल्डिंग्स हैं। समझ गए बच्चों कि इसके अलावा ये और क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है। आप देख रहे हैं फॉरेस्ट्री जो है, ये जंगल नष्ट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी मतलब वहाँ उपजाऊपन कम हो रहा है। इसके अलावा ये रेलवे ब्रिज में इफेक्ट डालता है क्योंकि एसिड आयरन को खराब करता है, सीमेंट को खराब करता है, स्टैच्यूज खराब हो रहे हैं, मोनूमेंट बिल्डिंग्स हो रही हैं, ये सब इनसे। तो समझिए बच्चों कि मानव जीवन और जल जीवन दोनों के लिए हानि पहुंचाता है। जंगलों का विनाश होना, भूमि की उपजाऊ क्षमता का कम होना, क्षरण होना, रेलवे पुल है, बुद्ध है, स्टैच्यूज मतलब ऐतिहासिक भवन आदि का नष्ट करना, ये सब एसिड रेन के ही एग्जाम्पल। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो हमारा ताजमहल है उसकी जो येलो सी लेयर बन रही है सरफेस में, वो पीला पीला सा दिखने लगा है, उसका रीजन यही है एसिड रेन। ओके, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि एसिड रेन का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है वो किस में पड़ रहा है? ताजमहल में। ओके, क्योंकि जो हाई सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ये जब एसिड रेन में हाई कंसंट्रेशन में आ जाते हैं तो इस तरह से ये मार्बल से रिएक्शन करके CaSO4 CO2 और क्या बनाते हैं? H2। समझ गए ना? अब ऐसे में हमें ताजमहल को बचाना है तो हमें क्या करना होगा कि जो ये ताज ट्रेपेजियम जो क्षेत्र होते हैं, ये हैं ताज ट्रेपेजियम एरियाज हैं, इनमें आते हैं मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा। इनमें चलने वाले जो, ठीक है, कौन कौन से हो गए? मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा और भरतपुर। ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर CNG या LPG इनका यूज इंडस्ट्रियल लेवल पर करें या इंडस्ट्रीज में करें, इसके लिए बाध्य करना, मतलब उनको मेनली किसका यूज करने के लिए कहा जाए? LPG या फिर CNG का। कहां पर? इंडस्ट्रीज पर। और जो पीपल्स हैं उनको LPG या CNG, समझ गए ना? इनको जो है फ्यूल किसमें? व्हीकल्स के जो फ्यूल में है मेनली, इनके लिए यूज करने के लिए उन्हें क्या किया जाए? एनकरेज किया जाए, तभी हमारा ताजमहल बचेगा। यही मैंने लिखा है कि देयरफॉर इन ऑर्डर टू सेव ताज आर इंक्लूडिंग मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा एंड भरतपुर कॉल्ड ताज ट्रेपेजियम इज स्विच्ड ओवर टू यूज नेचुरल गैस और LPG इन इंडस्ट्रीज। समझ गए ना कि इंडस्ट्रीज में, इन एरियाज में मेनली CNG LPG का यूज करने के लिए ही कहा जाए। और पीपल्स आर आल्सो एनकरेज्ड टू यूज LPG एंड CNG एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, तभी हमारा ताज बच सकता है, वरना धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा। समझ गए बच्चों कि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, ये मार्बल से क्रिया करके एसिड रेन में जब आ जाते हैं तो इस तरह से रिएक्शन करते हैं। ऐसे में हमें ताज को सुरक्षित रखना है तो जो ताज ट्रेपेजियम ये क्षेत्र है, मथुरा, फिरोजाबाद, भरतपुर, आगरा, यहाँ पर, ठीक है, औद्योगिक क्रियाकलाप में किनको उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए या उनको बाध्य किया जाए? LPG और CNG।
ओके, इसके अलावा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो इनका यूज करें ताकि कम से कम सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो ऑक्साइड्स एयर में जाएं और हमारा जो एसिड रेन है वो कम हो सके। ओके, ऐसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं और ये है स्मॉग। ओके, स्मॉग एक्चुअली स्मॉग और फॉग से मिलके बना है स्मॉग, मतलब धुआं और जो फॉग होता है इससे बनता है स्मॉग, समझ गए ना। और ये होता कैसा है, ओपेक और डार्क फॉग हैविंग, ये पार्ट होते हैं स्मॉग, डस्ट, गैसेस एंड वाटर वेपर्स, ये कहें कि वाटर वेपर। ओके, तो ये जब मिला होता है तो इससे बनता है स्मॉग, समझ गए बच्चों। अपारदर्शी गहरा धुआं जिसमें गहरा धुंध जिसमें धुआं, डस्ट, गैसें और जलवाष्प होती है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं और ये ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लासिकल स्मॉग में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किसको क्या नेम दिया जाता है। तो देखो, पहला है क्लासिकल स्मॉग। क्लासिकल जो स्मॉग है वो लंदन स्मॉग, ओके, इसी को क्या बोलते हैं, लंदन स्मॉग या रिड्यूसिंग स्मॉग। 2 नेम याद रखना है, क्लासिकल तो है इसका नेम, इसके अलावा 2 अदर नेम्स हैं, एक तो है लंदन स्मॉग या रिड्यूसिंग स्मॉग, समझ गए बच्चों। अब चायक धुंध, लंदन धुंध। इट कंटेन, अब आते हैं इसमें क्या क्या होता है, देखो, इट कंटेन स्मॉग, फॉग और SO2। SO2 के कारण ही ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है और ये कहां मिलता है, इट अकर्स एंड इन कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहां ठंडे देश होते हैं, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां पर इस तरह का स्मॉग बनता है। ओके, लंदन में मैंने दिखा इसलिए इसको बोला गया क्लासिकल स्मॉग को क्या, लंदन स्मॉग, समझ गए बच्चों। यह मुख्यतः धुआं, फॉग और SO2 से होता है और ठंडे एवं आर्द्र मौसम में बनता है। दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, इसका नेम है लॉस एंजल्स स्मॉग या ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। इसमें क्या क्या होता है, देखो, ओजोन होती है, PAN का फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, ओजोन मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ दो बार हो गया, पेन ओजोन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हो गए, ओके, नाइट्रिक एसिड होता है, एक्रोलीन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि जो ज्यादातर जो कंपाउंड है इनमें ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ ओजोन एक ऑक्सीडाइजर होता है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजर होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, हम इनको क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ये सब ऑक्सीडाइजर है। अब देखो ये सब कैसे बनते हैं, जैसे ये है NO, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई NO2 बन गया, NO2 से फिर NO बन जाता है, ओजोन इस तरह से O2 में चेंज हो जाती है, NO और O3 से NO2 बनता है, तो NO2 इस तरह से बनता है। इसके अलावा हम जानते हैं NO2 प्लस H2 तो HNO3 भी बनता है। ओके, ऐसे ही जो अनब्रंट हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि फॉसिल जो हमारा फ्यूल था उसके जो है इनकम्प्लीट कंबशन के बाद ये बन जाता है CH4, इसका ऑक्सीडेशन होता है ओजोन से तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इसके अलावा इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड, ये भी अनब्रंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओजोन से ऑक्सीडाइज होकर एक्रोलीन बनाते हैं जो आगे ऑक्सीडाइज होकर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाता है। इस तरह के ये कंपोनेंट्स किसमें होते हैं, आप समय फोटोकेमिकल स्मॉग में। ओके, अब हम आते हैं कि इन स्मॉग का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है। पहले इसको देखिए, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मॉग, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो ये बहुत ही पॉइजनस गैसेस है, मींस हमारे लिए तो बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं, इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। देखो कौन कौन से इफेक्ट हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ओके, क्लासिकल स्मॉग एंटर्स इन लंग्स कॉजिंग ब्रोंकाइटिस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स।
क्लासिकल जो बच्चों स्मॉग है, जब वो हमारे लंग्स में पहुंच जाता है रेस्पिरेशन से, तो क्या क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कि जो PAN है, जो कि हमारा, ठीक है, आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी जो दूसरा स्मॉग था, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, उसमें जो PAN होता है, कॉज रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, ठीक है, धुआं धुआं सा हो जाता है चारों तरफ, विजिबिलिटी कम हो जाती है, इरिटेशन ऑफ आईज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, सांस लेने में एक प्रकार की घुटन होती है, आंखों में जलन होती है। ओके, नेक्स्ट है कि जो NO है, O3 है, इरिटेट द नोज, थॉरेट एंड हाई कंसंट्रेशन कॉज हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। मतलब जितना भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सब स्मॉग से आ रही हैं। आप देख लो, नोज में जलन होना, इरिटेट होना, थ्रोट में, ठीक है, इसी तरह से हाई कंसंट्रेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट हो रही है, कफ हो रही है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ रही है। तो ये सब किससे रिलेटेड है बच्चों? हमारी श्वसन रोगों से संबंधित, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं। अब आता है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर, ठीक है, CH4 हैं, ये कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये सीधे एयर में मिल जाते हैं और इसी फॉर्म में पॉल्यूशन कहलाते हैं। और इनके जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है या प्रीकर्सर जो है, जैसे PAN है, फॉर्मल्डिहाइड, जो प्राइमरी से ही बने हुए हैं, इनको कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेटाबोलाइज कर देते हैं, और ये है पाइनस, ठीक है, जूनिपेरस, क्यूरिकस पायरस, ओके, विटिस, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो PAN, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनको क्या करते हैं? मेटाबोलाइज करते हैं। तो इनकी प्लांटिंग की जाए, प्लांटेशन कराया जाए इनका। इसके अलावा ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में, और इस तरह से इनका यूज करके हम स्मॉग को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो इफेक्ट्स थे हार्मफुल, मैंने बताया आपको कैसे कंट्रोल करें और होते क्या है स्मॉग, उसके बारे में टाइप्स। ओके, तो यहाँ पर नोट। अब देखो बच्चों, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो था, एयर पॉल्यूशन, उसका फर्स्ट टाइप तो था हमारा क्या? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, और उसकी डिटेल हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप, और ये है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो आप जानते हैं इसको बोलते हैं समतापीय, ठीक है, मंडल प्रदूषण। ओके, तो ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, हम जानते हैं कि इस स्फीयर में, या हम कहें इस रीजन में या इस जोन में मेनली क्या मिलता है? ओजोन। तो जब हमारे किसी भी, मतलब ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज आता है, तो हम इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि जब क्या हो कि अनडिजायरेबल चेंज अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज कॉल्ड ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। इट इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डेप्लीशन एंड ओजोन होल। यहां जो पॉल्यूशन होता है ये मेनली किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर डेप्लीशन एंड ओजोन होल से। तो हम इन दोनों को अच्छी तरह समझेंगे, ओजोन लेयर डेप्लीशन क्या है और ओजोन होल क्या है। तो देखो बच्चों, समझ गए ना कि जब समताप मंडल में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन होता है तो इसे बोलते हैं समतापीय मंडल प्रदूषण। ये मुख्यतः ओजोन परत क्षय और ओजोन छिद्र से संबंधित है। अब हम यहां आ जाते हैं। देखो, जो ओजोन होती है ये किस तरह से फॉर्म होती है और किस तरह से ब्रेक डाउन होती है। तो ओजोन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, जो O2 है, लाइट पड़ी, यूवी लाइट, इस तरह से ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन गए, ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन करके किसमें चेंज हो गई? ओजोन में। ये एक प्रोसेस जो है कैसी होती है? एंडोथर्मिक।
ओके, ये दोनों प्रोसेस कैसी हैं, एक्टोथर्मिक। तो यहाँ पर जो यूवी लाइट की एनर्जी है इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन, और इस तरह से हमारी जो अर्थ है ये यूवी लाइट से प्रोटेक्ट रहती है और इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या और भी अदर सब्सटेंसेस कुछ होते हैं, तो यहाँ हम मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जैसे ही इनमें यूवी लाइट मिलती है ये फ्री रेडिकल बनता है क्लोरीन। क्लोरीन ओजोन से रिएक्शन करके फिर एक ऐसा फ्री रेडिकल बनाएगा और ऑक्सीजन फ्री होती है, और ये जो फ्री रेडिकल है ये किसमें इस तरह से ओजोन से रिएक्शन करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा और O2 फ्री हो जाएगी। अब ये क्लोरीन फिर जाएगा ओजोन से रिएक्शन करेगा और इसी तरह से एक चेन रिएक्शन बार बार रिपीट होगी। तो जब ये चेन रिएक्शन चलती है तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ऐसे लाखों ओजोन मॉलिक्यूल को किसमें चेंज कर देता है, O2 में, और इस तरह से जो ओजोन लेयर है उसका क्या होने लगता है, डेप्लीशन होने लगता है। मींस उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कम होने लगती है और धीरे धीरे ओजोन ज्यादा से ज्यादा उस ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी, और ऐसे में और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो हम तक पहुंचने लगेंगी और जो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं, स्किन कैंसर होता है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, पहले आप इसे लिख। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ओजोन होल, ओजोन छिद्र जो है। तो देखो क्या है ये, डेप्लीशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन over the south pole in Antarctica is called ozone hole। समझ गए ना कि जो अंटार्कटिका है उसके साउथ पोल में जो ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन है वो डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है, इसी को बोला गया है क्या, ओजोन होल। इट वाज फाउंड दैट यूनिक सेट ऑफ कंडीशंस वाज रिस्पांसिबल फॉर द ओजोन होल। ये जो ओजोन होल बन रहा है इसके लिए जो आप देखोगे कुछ बहुत ही यूनिक जो कंडीशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। समझ गए बच्चों कि अंटार्कटिका के दक्षिण ध्रुव में ओजोन की सांद्रता का क्षय होना ओजोन होल कहलाता है। इसके लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं कि ये ओजोन होल किस तरह से चलता है। तो देखो इसमें 3 अलग अलग रिएक्शंस बताई गई हैं। पहला है रिएक्शन इन समर सीजन, गर्मी का जब समय होता है समर सीजन, तो क्या रिएक्शंस चलती हैं। तो देखो अगर वहां पर जो क्लाउड है अगर उसमें इस तरह का कोई रेडिकल बना है ClO, वो NO2 से रिएक्शन करके ClONO2 में चेंज हो जाता है। जस्ट ऐसा ही क्लोरीन अगर कोई फ्री रेडिकल है CH4 से रिएक्शन करके इस तरह से चेंज हो जाता है। तो अब देख रहे हैं कि जो ओजोन लेयर डेप्लीशन है उसके लिए जो रिस्पांसिबल रेडिकल्स थे ये टोटली क्या होगा, इस तरह से कन्वर्ट हो गए, और अब कोई भी ऐसा रेडिकल समर रीजन में नहीं है जो कि ओजोन O3 से रिएक्शन करे, ओजोन लेयर का डेप्लीशन करे। तो यहां पर ओजोन लेयर डेप्लीशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। मींस समर रीजन में ओजोन लेयर डेप्लीशन नहीं होता। लिखा है ना यहीं कि Cl फ्री रेडिकल, ClO फ्री रेडिकल नॉट अवेलेबल फॉर रिएक्शन विद O3 एंड ओजोन डेप्लीशन स्टॉप्ड, यहां पर रुक जाता है। ओके, अब आता है कि विंटर रीजन या विंटर सीजन में। अब देखो विंटर सीजन में कुछ स्पेशल टाइप के क्लाउड्स बनते हैं जिनको बोला गया है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ओके, PSC। ये क्या करते हैं कि जो ClONO2 बना है ये, और जो हमारे पास क्या बना है HCl बना है, इनकी रिएक्शन मतलब सीधा सा है, ये लिखा है कि देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स मींस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर प्रोवाइड सरफेस ऑन विच क्लोरीन नाइट्रेट रिएक्ट विद वाटर गेट हाइड्रोलाइज्ड। समझ गए ना कि ये जो क्लोरीन नाइट्रेट बना है इसकी वाटर से रिएक्शन कराने के लिए ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है वो एक सरफेस देता है, और इस तरह से ये जो कंपाउंड्स बन गए, देखो ClONO3H2 तो HOCl और HNO3, ClONO2 और HCl की रिएक्शन हुई तो क्या बन गया Cl2 प्लस HNO3। तो ये जो हमारे पास यहाँ HCl बना था ये जो है अब ये विंटर रीजन में इस तरह के कंपाउंड्स में चेंज हो गया।
अब ये जो कंपाउंड्स बने हैं बच्चों HOCl और Cl2, यही सबसे ज्यादा हार्मफुल है किसके लिए? ओजोन लेयर डेप्लीशन के लिए। क्योंकि अभी आप देखोगे कि जैसे ही लाइट पड़ती है, सनसाइन होता है, सूरज उगता है, तो वहां पर ये क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज्ड हो जाते हैं और इन्हीं से बन जाते हैं इस तरह के रेडिकल ClO और Cl। ये रेडिकल ही ओजोन लेयर डेप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये पूरा प्रोसेस कब चलता है? विंटर रीजन में, कौन सा? स्प्रिंग रीजन में, जो कि सितंबर में आता है और उस रीजन में ही सबसे ज्यादा ओजोन लेयर डेप्लीशन होता है। तो एक क्वेश्चन होता है कि अंटार्कटिका के साउथ पोल में सबसे ज्यादा ओजोन लेयर डेप्लीशन या ओजोन होल कब बनता है? तो वो बनता है हमारा स्प्रिंग रीजन में या हम कहें सितंबर में। देखो अभी हम उसकी भी रिएक्शन बताते हैं, पहले यहां तक आप नोट करो। तो समझ गए बच्चों कि कुछ विशिष्ट प्रकार के बादल बनते हैं। ये बादल Cl और जल, ओके, किसकी क्रिया कराने में? इस पर ये होते हैं ClNO3 तथा जल की क्रिया कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं के थ्रू ये रिएक्शन चलती है क्लोरीन नाइट्रेट, और ये रिएक्शन से HOCl बन गए और क्या? Cl। पहले यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, अब आती है नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ स्प्रिंग मंथ सितंबर, ओके। तो ये रिएक्शंस चलती हैं सितंबर में। क्यों चलती हैं बच्चों ये? क्योंकि इस समय सनसाइन होता है, ठीक है, ड्यू टू सनसाइन इन, ठीक है, साउथ पोल मींस अंटार्कटिका में ये सनसाइन होता है। इससे क्या होती है कि ये यूवी रेडिएशन साइन, मतलब इस महीने में सितंबर जो स्प्रिंग मंथ है, सितंबर में यहाँ सनसाइन होता है साउथ पोल में, और उस समय ये जो यूवी रेडिएशंस हैं सनसाइन की, वो HOCl का डिकम्पोजिशन कर देती हैं। इस तरह से Cl2 को इस तरह से डिकम्पोज करते हैं और इनसे ये बन गए क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, यही तो सबसे ज्यादा हार्मफुल है ओजोन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था ओजोन लेयर डेप्लीशन में कि ये इस तरह की एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, जिससे ओजोन लगातार डिकम्पोज होने लगती है, मतलब उसका डेप्लीशन शुरू हो जाता है और ये इस तरह से ओजोन होल बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ओजोन होल साउथ पोल में ओजोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका कम हो जाना ही क्या कहलाता है? ओजोन होल। तो इसके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे ज्यादा ओजोन होल या डेप्लीशन किस मंथ में होता है, और वो भी साउथ पोल में। तो ध्यान रखना है सितंबर में। क्या रिएक्शन है इसमें? ये वाली। कौन सी रिएक्शन समर रीजन की है, कौन सी रिएक्शन विंटर रीजन की है, और कौन सी रिएक्शन स्प्रिंग रीजन में है? ये रिएक्शन से ही हमारा ओजोन लेयर डेप्लीशन होता है। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट्स के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर ओजोन लेयर डेप्लीशन ज्यादा होता है, जिससे ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, ऐसे में यूवी रेडिएशंस हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंचेंगी। अब जब अर्थ सरफेस में पहुंचेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं? देखो, पहला है कॉज स्किन कैंसर ड्यू टू यूवी रेज एंटर्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ये मैंने अभी बताया कि जैसे ही अर्थ की सरफेस में पहुंचेंगी, हमारी स्किन में पड़ेंगी, तो कौन सा रोग हो सकता है बच्चों? स्किन कैंसर हो जाता है। इसके अलावा यूवी अफेक्ट प्लांट प्रोटीन विच लीड फॉर, ठीक है, हार्मफुल म्यूटेशन ऑफ सेल। प्लांट्स होती हैं, उनमें जो प्रोटीन है उसमें जो है इफेक्ट डालती हैं यूवी रेडिएशंस, जिसके कारण सेल में म्यूटेशन हो सकता है, और वो भी हार्मफुल म्यूटेशन। ओके, हमारे लिए भी इसी तरह का म्यूटेशन हमारी सेल्स में हो सकता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो। अगर हमें यूवी जो है इफेक्टेड करती है तो ये जस्ट ऐसा ही इट इंक्रीज ट्रांसपिरेशन हेंस डिक्रीज सॉइल मॉइस्चर। अब जब ज्यादा से ज्यादा यूवी रेडिएशन अर्थ सरफेस में पड़ेगी तो जो सॉइल मॉइस्चर है उसमें क्या होने लगेगा? वो कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, मॉइस्चर बाहर निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डैमेज पेंट्स एंड फाइबर्स कॉजिंग देम टू फेड फास्टर। जो पेंट है, कलर है, फाइबर्स हैं, इनमें जब यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? फेडेड हो जाते हैं। ओके, और भी देखो आप, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा।
क्योंकि यूवी रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी वाली रेडिएशन होती है। तो ये इस तरह के, तो समझ गए बच्चों कि स्किन कैंसर हो सकता है, पौधों की प्रोटीन खराब हो सकती है जिसके कारण सेल म्यूटेशन होता है, वो भी हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये हमारी भूमि में जो आर्द्रता है उसको हटा सकती है, भूमि जो है मॉइस्चर कम हो जाएगी जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। पेंट है, फाइबर्स हैं, ये जल्दी खराब होने लगते हैं, फेडेड हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर का, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आती है। तो ये सारे इफेक्ट किससे हो रहे हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन, या हम ये कहें स्ट्रेप्टोस्फेरिक पॉल्यूशन के कारण। तो कुल मिला के एयर पॉल्यूशन मैंने कंप्लीट बता दिया, आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। दोनों पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं मैंने कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको जरूर पढ़ें, नोट करें। एक दो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे कंपटीशन में आते हैं। अब हम नेक्स्ट लेंगे वाटर पॉल्यूशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।